Okay, so now we will be looking at international relations, and the definition of international relation is it is relations among states and non-state actors. International relation is political and non-political relations among states and non-state actors. Comprehensive historically हम देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो सबसे पहले क्या हुआ हिस्टोरिकल देखें तो क्लेन्स बने लोगों में, फिर सिटीज़ बने, आगे जाके वो स्टेट्स बन गए और फिर नेशन स्टेट का सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कि हमारी नेशन ही हमारे लिए सब कुछ है, और आगे जाके नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि हमारी नेशन इज़ द एवरीथिंग फॉर अस, एंड प्रायोरिटाइज किया गया नेशन को। और उसी नेशनलिज्म के एग्जांपल्स अगर देखें हम तो फाशिज्म बाय इटली एंड नाजिज्म बाय जर्मनी। तो इस तरह से एक नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। फिर स्टेट्स आगे जाके बड़ी बड़ी एम्पायर्स बनी, जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर, पर्शियन एंड रोमन एम्पायर बनी। तो इस तरह से आगे जाके फिर वर्ल्ड वॉर वन लगी, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड वॉर टू, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटीज बनी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आई, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई, तो नई थ्योरीज आ गई दुनिया में, जिस तरह से लिबरलिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन, नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स आ गए दुनिया में। तो इस तरह से दुनिया फ्रॉम मल्टीपोलरिटी टू यूएस एंड यूएसएसआर के रिलेशंस में बाइपोलरिटी हो गई, और फिर यूएसए एज अ सुप्रीम पावर आ गया, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड डेवलप हो गई। तो इस तरह से क्लैंस से सिटीज़ डेवलप हुए, स्टेट्स आई, एम्पायर्स आई, फिर नेशन स्टेट सिस्टम आया, फिर वर्ल्ड वॉर वन लगी, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनती है, जिसकी फेलियर की वजह से वर्ल्ड वॉर टू लगती है, और फिर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट आती है दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि वर्ल्ड इज़ ग्लोबल विलेज, और फिर लिबरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आगे जाके वजूद में आया, फिर यूनिपोलरिटी आई, जिसमें यूएस यूनिपोलर वर्ल्ड पावर इमर्ज हुआ, फिर आगे जाके हम देख रहे हैं कि पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं और मल्टीपोलरिटी आ रही है दुनिया में। तो हम कहाँ से गए, नेरो टू ब्रॉड गए, मतलब क्लैंस जो कि नेरो था उसमें ब्रॉड गए, स्टेट्स और ग्लोबलाइजेशन तक का कॉन्सेप्ट, नेरो टू ब्रॉड जाते हैं हम। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, ट्रांसनेशनल ग्रुप्स आ जाते हैं, एंड इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविक सोसाइटीज़, दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो आईजीओज हैं, दूसरा एनजीओज हैं। आईजीओज आर इंटरनेशनल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेट्स, फॉर्मल ट्रीटीज, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल लॉज, रिकॉग्नाइजेशन एंड रेटिफिकेशन आ गई। और आईएनजीओज में आते हैं हमारे ग्रोथ मीडिया, और फिर इस तरह से फिर ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट, ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स में एक तो एथनिक ग्रुप आ जाते हैं, जिस तरह से कुर्स देख लें, दूसरे रिलीजियस मूवमेंट्स आ जाती हैं। और ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप में मोर देन वन कंट्री आ जाता है, मल्टी म्यूचुअल इंटरेस्ट इसमें आ जाता है, और कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। नॉन स्टेट एक्टर्स आर एनजीओज, हिंदुता, शियाइट, सुन्नी, जोनोइड्स, कुर्ड्स एंड नॉन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, जिसमें टेरर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, मल्टीपल कॉर्पोरेशंस आ जाते हैं, एनजीओज आ जाती हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये सारे ग्रुप्स जो के हैं ये ओवरऑल इम्पैक्ट डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर हम देखेंगे नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट, इसमें रिलीजियस वर्सेस पॉलिटिकल इकोनॉमी। आगे जाके हिस्टोरिकल हम देखें तो पहले यूरोप में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स होते थे। कैथोलिक वो जो चर्च के पोप्स होते थे, जो कि पॉलिटिकल निज़ाम हर चीज़ उनके अंडर में होती थी, बाकी उनके सामने सब लोग गुलाम होते थे। वो किंग भी अपना चूज़ करते थे, हर चीज़ पॉलिटिकल जो भी इन्वॉल्वमेंट थी उनकी होती थी। फिर आगे जाके प्रोटेस्टेंट्स हुए, जो कि उनको अपोज़ किया जिन्होंने, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए। तो फिर जाके यूरोप वालों ने रियलाइज़ किया कि क्यों इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो उन्होंने एक पीस ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया प्रपोज़ किया, जिसके पिलर कॉन्सेप्ट है कि ईच गिव ईच नेशन अ रिप्रेजेंटेशन, और इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, all territories are independent from others, people and territory will be governed by their own structure, all other territories will recognize the authority and sovereignty। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने ये सारे पिलर कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया। फिर नेशंस और टेरिटरीज़ को रिकग्निजेशन मिल गई, और इस तरह से हमने देखा कि नेशन स्टेट सिस्टम बना। तो एक स्टेट के कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो कि स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। स्टेट को बाउंड्री होनी चाहिए, स्टेट को अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसको एक सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया हो दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू, और उसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इस तरह से स्टेट बनती है। और सोसाइटल सिस्टम में देखें तो रिलीजन होता है, कल्चर होता है, एथनिसिटी होता है, और एंसेस्ट्री होती है। लेकिन एक स्टेट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके एक नेशन एंड स्टेट बनती है। नेशन स्टेट सिस्टम इस तरह से बनता है। तो इस तरह से नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कि नेशन ही सब कुछ है किसी भी लोगों के लिए, उनकी सॉरी,
लोगों के लिए उनकी नेशन ही सब कुछ है, उनके लिए उनके नेशन का कॉन्सेप्ट ही उनके लिए सब कुछ है। तो देखा हिस्टोरिकली कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में जंग हुई, फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशन स्टेट सिस्टम आया, फिर नेशन में हमने देखा कि रिलीजन, एथनिसिटी और स्टेट में गवर्नेंस, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बाउंड्री, डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए। तो चैलेंजेस कौन से हैं नेशन स्टेट सिस्टम को हम देखें कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में कौन से चैलेंजेस हैं। अब एक नेशन स्टेट सिस्टम एम्फेसिस करता है एक नेशन इज़ द प्रायोरिटी एंड एवरीथिंग फॉर दोज पीपल, लेकिन उसको चैलेंज कौन से हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट या फिर दूसरे कंट्रीज़, दूसरी नेशंस के आइडियाज़, कल्चर, बिलीव्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक थ्रेट है नेशन स्टेट सिस्टम को। दूसरा थ्रेट है सेपारेटिज्म, जिसमें लोग सेपरेट होने के लिए डिमांड करते हैं। तीसरा है फंडामेंटलिज्म, जिसमें थ्रेट टू फ्रीडम एंड ऑर्डर है। इरिडेंटिज्म, बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन क्या, इरिडेंटिज्म में हिस्टोरिकल क्लेम ऑफ एनी स्टेट होता है। लेट सपोज अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री को देख लें तो उसमें इरिडेंटिज्म आ जाता है। बाल्कनाइजेशन में किसी भी बड़ी स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक एनजीओज जो क्या क्या आपके कंट्री में काम करते हैं और आपके कंट्री के सोवरेनिटी को थ्रेट करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, ग्लोबल गवर्नेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स आर टेक एडवांसमेंट आर थ्रेट्स टू नेशन स्टेट सिस्टम। अच्छा, फिर कांग्रेस ऑफ वियना इन 1840 एंड 1815 में कांग्रेस बिठाई गई, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई। वो वियना के सिटी में की गई थी आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। और इसमें ये द पर्पस ऑफ कांग्रेस वाज टू रीड्रॉ द मैप ऑफ यूरोप एंड न्यू बैलेंस ऑफ पावर मेंटेनेंस अमंग यूरोपियन स्टेट। यूरोपियन स्टेट में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए और यूरोप को रीड्रॉ करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना की गई थी। और इसमें मोनार्कीज को रिस्टोर करने के लिए दिस कांग्रेस वाज हेल्ड एंड इट वाज हेल्प टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रिवेंट करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना को बनाया गया। यहाँ पे यूरोप में मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस ऑफ वियना को सेटअप किया गया था। और उसके बाद आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज आती हैं, जिसमें मेजर थ्योरीज हैं रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड लिबरलिज्म और आइडियलिज्म। रियलिज्म में स्टेट एज अ प्राइमरी एक्टर, और इसमें नेशन स्टेट सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए रियलिज्म की थ्योरी प्रपोज की गई थी। उसमें हम इवेंट्स देखेंगे आगे जाके किस तरह से रियलिज्म थ्योरी आगे आई और उसके रियलिज्म के बेसिस पे वॉर्स लड़ी गई। जिसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई और लिबरलिज्म या आइडियलिज्म थ्योरी का जन्म हुआ। उसके बाद आगे जाके कंस्ट्रक्टिविज्म का थ्योरी का जो है आइडिया आया। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि एक आइडिया का परसेप्शन या फिर जो भी हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं वो जाके आगे एक नेशन के बेस लेवल पे आगे जाके पॉलिसीज़ और डिप्लोमेसी को कंस्ट्रक्ट दें। तो इसको हम देखेंगे। फिर लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स प्रपोज की गई थी, जिसमें इटली एंड जर्मनी को सैंक्शंस लगाए गए थे। 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन थे इसमें दिए गए। लीग ऑफ नेशन में जर्मनी पे इम्पोज किया गया था सैंक्शंस को। इसका पर्पस था पीस को प्रिजर्व करना और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ को शो करना एंड रिकन्सिलिएशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, इकोनॉमिक अफेयर्स को मेंटेन करना, सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना वाज द मेन पर्पस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल। और जो मेजर इवेंट्स थे वो जर्मनी को सैंक्शंस लगाए गए थे ताकि। अच्छा, हम रियलिज्म देखेंगे कि किस तरह से रियलिज्म के कौन कौन से पॉइंट है। रियलिज्म में स्टेट इज़ प्राइमरी एक्टर, और रियलिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म में इंसान की नेचर को ईगोइस्टिक शो किया गया है। इसमें जो भी एक्शंस होंगे वो फॉर द परस्यूट ऑफ पावर गेन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के लिए होगा। जितना ज़्यादा पावर मैक्सिमम हो सकता है कर लेना चाहिए फॉर एन स्टेट, ताकि वो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को इम्पोज कर सकें। तो रियलिज्म का ये मेन कॉन्सेप्ट है कि स्टेट इज़ प्राइमरी एक्टर, नेशन स्टेट सिस्टम इज़ द बेस्ट थिंग, जो कि अप्लाई किया जा सकता है रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में। लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है, किया जाता है अक्सर, कि ये अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देखता, इसमें मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को निगलेक्ट किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को प्रायोरिटाइज करता है और मंडेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करता है। रियलिज्म रिलाई ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड क्लीशेज, ये फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म को और सोसाइटी के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको निगलेक्ट करता है। तो ये क्रिटिसाइजेस की जाती हैं रियलिज्म में।
अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल की हिस्ट्री देखें तो ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद प्रपोज की गई थी। इसमें जर्मनी पे सैंक्शंस लगाए गए, जिसमें उसको लैंड देनी थी डिफरेंट नेशंस को, डिफरेंट कंट्रीज़ को। इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगाए गए थे जर्मनी को। वेपन्स के प्रोडक्शन पे बैन लगाया गया था जर्मनी के खिलाफ। और इसी हार्डशिप्स की वजह से हिटलर की राइज़ हुई। हिटलर ने लोगों के दिलों में एक नफ़रत पैदा की, जिसको आगे जाके नाज़िज़्म और वर्ल्ड वॉर टू जिसकी वजह से हुई। और इस तरह से वर्ल्ड वॉर टू का जो वन ऑफ द मेन रीजंस था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल थी। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक नेशन बनाई गई जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। इसका अगर इसको कंपेयर करें आज कल के हिसाब से, तो यूनाइटेड नेशंस जिस तरह से वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाई गई, तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। इसका काम था जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक कंटेंटमेंट एंड यूनिटी कोहेजन क्रिएट करना एट ग्लोबल लेवल पे, टू एड्रेस द एग्रेशन एंड मल्टीपोलरिटी को प्रमोट करना। लेकिन लीग ऑफ नेशन की फेलियर हुई, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू लगी थी। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन बनी ताकि जो कंट्रीज़ हैं, जो जो अफेक्ट हुए हैं कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर वन के बायस, तो उनको यूनाइट किया जाए और सेंक्शंस इम्पोज किए जाएँ जर्मनी पे। और इसकी फेलियर हो गई, और सर्टेन रीजंस थे ग्लोबल स्टेट लेवल और इंडिविजुअल और पॉलिटिकल लेवल पे सर्टेन रीजंस थे, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। ग्लोबल लेवल पे लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजह थी इनएबिलिटी टू एड्रेस राइज ऑफ मल्टीपोलरिटी और एग्रेसिव डिक्टेटरशिप। उसके बाद अलायंसेस बनने स्टार्ट हो गए थे फिर से। जो लोग एक दूसरे के साथ अलायंसेस बना रहे थे, कंपटीशन क्रिएट हो गया, तो मतलब लीग ऑफ नेशन का फेलियर हो गया। उसके अलावा कलेक्टिव सिक्योरिटी कम हो गई थी। नेशनल इंटरेस्ट इन नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ज़्यादा परवान चढ़ रहा था उस वक्त। इम्बेलेंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जो कि आल्सो वन ऑफ द डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के रीजंस में देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल थी, जिसमें हिटलर और जर्मनी पे सैंक्शंस इम्पोज किए गए, जिसका फ़ायदा उठाया हिटलर ने। दूसरा, ग्रेट डिप्रेशन हुआ और जर्मनी और भी ज़्यादा पॉवर्टी में चली गई, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। लोगों को नफ़रत पैदा की लोगों के दिल में अगेंस्ट यूरोप और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के खिलाफ, कि इन्होंने जर्मनी का ये हाल किया है। दोज कंट्रीज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ जर्मनी। और स्टेट लेवल पे देखें, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन हुई, तो उसमें कलेक्टिव एक्शंस के बजाय स्टेट ने रिलेटिव गेन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे वो, लेक ऑफ ट्रस्ट था, लेक ऑफ कोऑपरेशन थी, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। और फिर वर्ल्ड वॉर टू हुई, और फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर से यूनाइटेड नेशंस बनी, वर्ल्ड बैंक बनी, IMF और नेटो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। और इस तरह से जो है सिस्टम चेंज हो गया। मल्टीपोलरिटी से दुनिया बाइपोलर हो गई, और बाइपोलर से यूनिपोलरिटी, फिर यूनिपोलर से अगेन फिर से वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलरिटी। एंड हम ये सारा स्ट्रक्चर देखते चले जाएंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। तो एक तो हिटलर था जिसने ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक कोलैप्स का फ़ायदा उठाया। दूसरा हिटलर फ्रॉम जर्मनी, दूसरा वाज मसोलिनी फ्रॉम इटली। तो इन दोनों ने फ़ायदा उठाया। मसोलिनी ने जो है फाशिस्ट रेजिम को सपोर्ट किया, और हिटलर ने नाजिज़्म को सपोर्ट किया। इस तरह से वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर से यूनाइटेड नेशंस बनती हैं। उसमें जो है US प्रेसिडेंट FD रूजवेल्ट जो है कलेक्टिव एक्सेस पावर को हराना है, और उस चीज़ के खिलाफ उन्होंने एक जो है बनाई, अपने अलायंसेस बनाए, यूनाइटेड नेशंस बनी। और फिर